शादी के बाद जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है तो जो हस्बैंड है उनका सबसे बड़ा डर ये रहता है कि कहीं वाइफ पुलिस स्टेशन ना चली जाए, कहीं वाइफ कोर्ट ना चली जाए, मेंटेनेंस पिटीशन ना फाइल कर देवे, जिससे हस्बैंड को हर महीना अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़े। देखा जाए तो उनका डर जायज़ है, वो इसलिए क्योंकि वाइफ जो है वो जब भी कोर्ट जाती है, वो जब भी मेंटेनेंस पिटीशन फाइल करती है तो वाइफ अपने मेंटेनेंस पिटीशन में ये लिखाती है कि जो उनके हस्बैंड है वो तो बहुत अच्छा कमाते हैं, उनके हस्बैंड की सैलरी बहुत अच्छी है, 50,000 कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं। और रियलिटी क्या होती है पता है? रियलिटी में जो हस्बैंड है वो 10 से 12,000 कमा रहा होता है। हमने खुद ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे हस्बैंड की कोई सैलरी नहीं है, एक बेकारी का काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हस्बैंड को हरास करने के लिए लिखवा देती है पिटीशन में कि उसका हस्बैंड तो मैनेजर है, वो ये लिखवा देती है कि भाई हस्बैंड जो है वो बहुत अच्छी पोस्ट पर है, तो वो बहुत अच्छा कमाते हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, मतलब कुछ भी लिख देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो हस्बैंड्स होते हैं वो अपना डिफेंस नहीं ले पाते हैं प्रॉपर तरीके से, और जब वो प्रॉपर तरीके से अपना डिफेंस नहीं ले पाते हैं तो फिर मेंटेनेंस भी पास हो जाता है, और फिर वही होता है, मतलब बहुत ज्यादा मेंटेनेंस पास हो जाता है कभी कभी, जो कि हस्बैंड नहीं दे पाते हैं। अब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। वो ये है कि कब वाइफ जो है वो मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकती है, क्या हो सकता है, ऐसे क्या पॉइंट्स हो सकते हैं हस्बैंड के पास जहां पे हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे, जहां पे हस्बैंड जो है तो हस्बैंड को कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दे। तो वो ये है कि देखो, जो मेंटेनेंस पिटीशन फाइल होता है वो फाइल होता है अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC में, ठीक है। फैमिली कोर्ट में ये मेंटेनेंस पिटीशन फाइल होता है। और अब तो जैसे लॉ चेंज हो गए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है, तो वो सेक्शन 125 ऑफ CRPC में जो है वो सेक्शन अब सेक्शन 144 बन चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। तो अगर आप सेक्शन 125 ऑफ CRPC का सब सेक्शन 4 देख लो, या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 144 का सब सेक्शन 4 देख लो, तो इस सेक्शन में ही पति समाज के लिए एक खुशखबरी है। तो यही सेक्शन में पति समाज जो है वो वाइफ के फाइल किए गए झूठे मेंटेनेंस केस से बच सकते हैं जी। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपकी वाइफ जो है वो अडल्ट्री कमिट कर रही है, मतलब आपकी वाइफ जो है वो इलिसिट रिलेशनशिप में है, मतलब आपकी वाइफ का बाहर किसी गैर मर्द के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो किसी गैर आदमी के साथ फिजिकल संबंध बना रही है, तो इसको बोलते हैं अडल्ट्री। और अगर आपकी वाइफ अडल्ट्री कमिट करती है और आपके पास सबूत है कि आपकी वाइफ जो है वो अडल्ट्री कमिट कर रही है, तो फिर आप ये सबूत कोर्ट में पेश कर सकते हैं। आप कोर्ट को बता सकते हैं कि जो मेरी वाइफ है वो किसी गैर आदमी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है, वो अडल्ट्री कमिट कर रही है। और अगर आप ये साबित कर देते हो तो कोर्ट आपको नहीं बोलेगा अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए जी। दूसरी चीज ये है कि बहुत बार देखा जाता है कि जो वाइफ होती है वो बिना किसी रीजन के, बिना किसी हरासमेंट के, अपनी मर्जी से हस्बैंड का घर छोड़ के चली जाती है। तो अगर ऐसा है आपके केस में जहाँ पे जो वाइफ है वो आपका घर छोड़ के चली गई है अपनी मर्जी से, कोई उसने रीजन नहीं बताया है, कुछ नहीं बताया है, तो अगर आप ये साबित कर देते हैं कि जो मेरी वाइफ है वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के चली गई है, कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड्स उसने नहीं दिया है, कोई रीजन नहीं बताया है, तो वहां पे भी कोर्ट आपको नहीं बोलेगा कि आप अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दो। वहां पे आपकी वाइफ मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है आपसे, ठीक है। अब जो तीसरी चीज है वो ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हस्बैंड और वाइफ है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग अलग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों म्यूचुअली अग्री करते हैं कि दोनों के बीच में नहीं जम रहा है तो अलग अलग हो जा रहे हैं, भले ही डाइवोर्स नहीं हो रहा हो लेकिन दोनों अपनी मर्जी से अलग अलग रह रहे हैं, तो वहां पे भी जो वाइफ है वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है हस्बैंड से। तो ये कुछ ग्राउंड्स है जो पतियों को पता होना चाहिए, ताकि अगर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई जो पत्नी का है वो रवैया उसका चेंज हो रहा है, बिहेवियर उसका चेंज हो रहा है, हो सकता है ये कल जाके मेंटेनेंस पिटीशन फाइल कर देवे, तो अगर आपकी पत्नी ऐसा कुछ करती है जो अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताया है तो इसका आप सबूत रखिए, ठीक है, क्योंकि आगे जाके ये आपको बहुत काम आने वाला है। तो आज हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं वो ऐसा है कि यहाँ पे एक हस्बैंड और वाइफ है, 2019 में दोनों की शादी होती है, लेकिन भाई कुछ दिनों के बाद झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर जो वाइफ है वो झगड़ा करने लगती है। और यही नहीं, यहाँ पे हस्बैंड का कहना है कि जो वाइफ है उसका उसके ही पति के छोटे भाई के साथ नाजायज संबंध है। यहाँ पे जो हस्बैंड है उसका ये बोलना है उसकी जो वाइफ है वो अपने ही पति के छोटे भाई के साथ उसका अफेयर चल रहा है, और हस्बैंड के पास इसका प्रूफ भी है, हस्बैंड के पास इस चीज का एविडेंस भी है। और जब जब पति जो है उसने वाइफ के अफेयर के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया तब तब पत्नी जो है वो पति से झगड़ा करने लगती थी, पति को ये धमकी देती थी कि वो पति को झूठे केसेस में फंसा देगी।
यही सब देखने के बाद जो पति है वो बहुत परेशान हो गए और फिर वो क्या करते हैं, वो जाते हैं फैमिली कोर्ट, डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं और सारे सबूत जो है वो जज को बता देते हैं कि देखो जो मेरी वाइफ है वो अडल्ट्री कर रही है, उसका रिलेशनशिप चल रहा है उनके भाई के साथ। और पति ने कोर्ट को ये भी बताया कि जो वाइफ है वो बिना कोई रीजन दिए अपनी मर्जी से वो घर छोड़कर चली गई। तो जब ये पूरा मामला फैमिली कोर्ट के सामने आया, जब फैमिली कोर्ट ने सबूत देखा, फैक्ट्स देखे, सर्कमस्टांसेस देखे, तो यहाँ पे फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया ऑन दी ग्राउंड ऑफ अडल्ट्री। ठीक है, मतलब यहाँ पे हस्बैंड को डाइवोर्स मिल जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, जो वाइफ है वो भी चली जाती है कोर्ट और वो फाइल करती है मेंटेनेंस पिटीशन अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में। यहाँ पे वाइफ ने कोर्ट को बताया कि जो उसके पति है वो बहुत अच्छा जॉब करते हैं, उसके पति को बहुत अच्छी सैलरी है और वो 20,000 का डिमांड करती है। और इसके बाद क्या होता है कि ऑर्डर आ जाता है, कोर्ट ने 4,000 मेंटेनेंस अमाउंट पास कर दिया। वहाँ पे हस्बैंड को फैमिली कोर्ट का ऑर्डर जो है वो पसंद नहीं आया और हस्बैंड चले जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में वो फाइल करते हैं रिविजन पिटीशन, जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर है उसको सेट असाइड करने के लिए। अब वहीं पर वाइफ भी चली जाती है हाई कोर्ट। वो 4,000 से संतुष्ट नहीं थी, वाइफ चाहती थी कि भाई 4,000 से बढ़कर उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो वाइफ ने भी रिविजन पिटीशन फाइल किया एनहांसमेंट के लिए। अब जो मेंटेनेंस अमाउंट है उसको एनहांस करने के लिए उसने रिविजन पिटीशन फाइल किया। जब ये पूरा मैटर हाई कोर्ट के सामने आया, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सामने आया, तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया हस्बैंड को ऑलरेडी डाइवोर्स मिल गया है। लोअर कोर्ट ने हस्बैंड को डाइवोर्स ग्रांट किया है ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ अडल्ट्री। यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि लोअर कोर्ट ने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रखा है कि भाई जो एक्स वाइफ है हस्बैंड की वो अडल्ट्री कमिट कर रही थी, वो एक नाजायज संबंध में थी अपने ही हस्बैंड के छोटे भाई के साथ, और यही ग्राउंड पर लोअर कोर्ट ने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 का सब सेक्शन 4 बोलता है कि अगर वाइफ जो है वो अडल्ट्री कमिट कर रही है, अपनी मर्जी से घर छोड़ के चली जा रही है विदाउट एनी सफिशिएंट ग्राउंड्स, तो यहाँ पे वाइफ क्लेम नहीं कर सकती है मेंटेनेंस। तो यही चीज़ हाईकोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया। एक्स वाइफ है वो अडल्ट्री कमिट कर रही थी, वो हस्बैंड का घर छोड़ के चली गई थी विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, कोई रीजन नहीं था। और यही सब ऑब्जर्व करने के बाद हाईकोर्ट ने वाइफ के द्वारा फाइल किए गए रिविजन पिटीशन, जो एनहांसमेंट के लिए उसने रिविजन पिटीशन फाइल किया था, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको अलाउ नहीं किया। ठीक है, और वहीं पे दूसरी जगह जो हस्बैंड ने रिविजन पिटीशन फाइल किया था फैमिली कोर्ट के मेंटेनेंस ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए, वहां पे हाई कोर्ट ने वो अलाउ कर दिया। मतलब अब हस्बैंड को कोई मेंटेनेंस नहीं देना है उसकी वाइफ को। यहीं पर हस्बैंड को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया क्योंकि अब हस्बैंड को कोई मेंटेनेंस नहीं देना है अपनी वाइफ को। तो अगर आपके भी केसेस में ऐसे कुछ ग्राउंड्स बन रहे हैं तो आप उस चीज़ का एविडेंस रखिए, क्योंकि आगे जाके अगर ऐसी नौबत आती है तो आप अपने डिफेंस में ये सबूत कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं और आपको आगे जाके ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं, आपको रिलीफ मिल सकता है। जी, ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।